नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आपको विदित है कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोधी वंश। लोधी वंश है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने सन 1451 ईस्वी में की थी। आपको पता है कि जो सैयद वंश के अंतिम शासक थे आलम शाह, उन्होंने अपनी सत्ता का स्वेच्छा से त्याग कर दिया। उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। उसका मन है वो शासन करने से भर गया होगा, जो भी कारण था, या उनकी रुचि नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ कि उन्होंने आलम शाह ने, जो सैयद वंश के शासक थे, उन्होंने सत्ता का त्याग कर दिया और उनके सत्ता के त्याग करने के बाद लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और लोधी वंश की स्थापना कर दी। और ये जो लोधी वंश था ये प्रथम अफगान शासक थे। अफगान वे थे जो अफगानिस्तान से आए थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये लोधी जाति है, इसका क्या इतिहास रहा है, कि ये लोधी कौन थे। थोड़े से लोधी के बारे में जानते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। जो ये लोधी थे, लोधी वंश अफगान लोगों की पश्तून जाति से बना था। अफगान लोगों की एक जाति थी पश्तून, उससे ये लोधी वंश निकला था, जो प्रारंभ में अफगान कबीले की गिलजाई कबीले से जुड़े जुड़े थे। अफगानिस्तान का एक कबीला था गिलजाई, अफगान जाति का था, उनसे ये जुड़े हुए थे और सुलेमान पर्वत के आसपास रहते थे। सुलेमान पर्वत के पास में रहते थे। सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने इनकी वीरता को पहचाना। महमूद गजनवी जिसने भारत पर भी आक्रमण किया था, काफी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया इस गजनवी ने। बहुत भयंकर आक्रांता साबित हुआ। इसने क्या हुआ कि इस अफगान जाति की वीरता को पहचाना और उसको अपना अनुगामी बना लिया, अपने साथ में रखने लगे। फिर इल्बरी वंश के शासकों ने इन्हें सैनिक चौकियां समर्पित की और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के तौर पर 1451 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। ये इनका इतिहास रहा है और ये प्रारंभ से ही एक सैनिक जाति रही है, वीरतापूर्ण और कट्टर जाति रही है। और इनकी कट्टरता के कारण ही महमूद गजनवी ने इन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। अब बात करते हैं हम बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने जब शासक बना, तो देखिए, जब नई शासन की स्थापना होती है तो साधारणतः बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो बहलोल लोधी को जौनपुर के महमूद शाह सरकी, बहलोल लोधी ने जौनपुर के महमूद शाह सरकी को हराया, जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अब जब आलम शाह ने सत्ता छोड़ दी तो खाली पड़ी सत्ता सबको ललचा रही थी, तो उस पर क्या हुआ, बहलोल लोधी ने अधिकार कर लिया। लेकिन जौनपुर का बादशाह था महमूद शाह सरकी, ये भी इस पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन उससे बहलोल लोधी उससे पहले सामना कर सत्ता की स्थापना कर चुका था। तो बहलोल लोधी से उसका सामना हुआ और बहलोल लोधी ने महमूद शाह सरकी को हरा दिया, जिससे उस पर सरकी का दिल्ली की सत्ता पर अधिकार करने का सपना है वो अधूरा ही रह गया। बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक शासन किया। बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक लगातार शासन किया और 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। और बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। अब सिकंदर लोधी 1489 से ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बहलोल लोधी के बाद उसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था निजाम शाह। निजाम शाह सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और सिकंदर का मूल नाम तो था वो निजाम खां था। सिकंदर की मां, यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो बहलोल लोधी का ये जो बेटा था निजाम खां, ये एक हिंदू नारी हेमा नाम की एक स्वर्णकार, जो सुनार जिसे कहते हैं, उनकी पुत्री का पुत्र था। यानी सिकंदर लोधी की जो मां थी वो एक हिंदू थी और उसका पिता जो था वो एक मुस्लिम
था। इस कारण से सिकंदर लोधी है वो अन्य शासकों की बजाय कट्टरता के मामले में थोड़ा नरम साबित हुआ, उतना कट्टर ज्यादा अधिक कट्टर नहीं था। सिकंदर लोधी को न्याय व राजस्व में सुधार के लिए जाना जाता है। सिकंदर लोधी ने न्याय व राजस्व में काफी सुधार किया, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये है कि सिकंदर लोधी ने भूमि की नाप व भूमिकर निश्चित करने के लिए एक 30 इंच का गज चलाया। ये बहुत प्रसिद्ध रहा है, जिसे सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। सिकंदरी गज को जो 30 इंच का होता है, और इन्होंने भूमि की नाप और नाप के आधार पर टैक्स यानी जो कर है वो निश्चित किया जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सिकंदरी गज चलाया था। सिकंदर लोधी ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए 1506 ईस्वी में आगरा नगर बसाया। अब आप जानते हैं कि जो दिल्ली जो था वो साम्राज्य विस्तार के लिए ज्यादा उपयुक्त साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि दक्षिण में साम्राज्य और उत्तर में साम्राज्य, पश्चिम में साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक होने के कारण मालवा है, बयाना भरतपुर का क्षेत्र है, गुजरात का, ग्वालियर का, इन क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए सिकंदर लोधी ने आगरा नगर को निर्माण करवाया और उसे आगरा नगर बसाया। सिकंदर लोधी एक कवि भी था। सिकंदर लोधी एक कवि भी था जो गुलरू खां के नाम से कविताओं का रचना करता था। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई, और सिकंदर लोधी की मृत्यु के साथ ही क्या हुआ कि उसका पुत्र जो था, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी शासक बना। क्योंकि आमतौर पर यह नियम होता है कि अब सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी शासक बना, लेकिन इब्राहिम लोधी जो शासक था वो राजी रजा शासक नहीं बना और इन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। इब्राहिम लोधी और जलाल खान दो भाई थे, जलाल खान लोधी भाई थे। तो इनका साम्राज्य को लेकर के झगड़ा हुआ, और झगड़े के दौरान क्या किया गया, इन्होंने अपना साम्राज्य आपस में बांट लिया। लेकिन बाद में इब्राहिम लोधी ने जलाल खान को मार दिया और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासक रहा था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था, और इब्राहिम लोधी की साथ ही क्या हुआ कि लोधी वंश की शाखा का अंत हो गया। इसने अपने भाई जलाल खान लोधी की हत्या करके उसके साम्राज्य को छीन लिया था, और इब्राहिम लोधी अपने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सका तथा तत्कालीन समय की महाशक्ति मेवाड़ के महाराणा सांगा से संघर्ष किया। इब्राहिम लोधी जो था वो इसके अपने जो सत्ता जो थी, अपनी सत्ता पर मजबूत शासक साबित नहीं हुआ, और इन्हें अपने जीवन भर संघर्ष का सामना करना पड़ा। इब्राहिम लोधी व महाराणा सांगा के मध्य दो युद्ध हुए। पहला युद्ध था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो खातौली का मैदान कोटा में स्थित है, और यह युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी स्वयं जान बचा करके भाग गया, और उसका एक शहजादा पकड़ा गया, और खातौली के युद्ध में क्या हुआ कि महाराणा सांगा की विजय हुई। अब जब दिल्ली का एक सुल्तान जो संपूर्ण भारत पर राज करने का दावा करता है, और उसे एक रियासत के शासक महाराणा सांगा या जो मेवाड़ का शासक था उसके द्वारा हरा देना बहुत ही लज्जित करने वाली बात थी, और इससे जो दिल्ली सुल्तान था उसकी दुर्बलता भी साबित हो रही थी। इस प्रकार की स्थिति को देख करके और अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए इब्राहिम लोधी ने दोबारा अगले वर्ष फिर साहस किया, और 1518 ईस्वी में बाड़ी का युद्ध हुआ, जो बाड़ी का मैदान वर्तमान में धौलपुर जिले में स्थित है। काफी बार पूछा जाता है कि खातौली का मैदान कहाँ स्थित है और बाड़ी का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये धौलपुर में स्थित है, जो धौलपुर राजस्थान में स्थित है। बाड़ी के युद्ध में क्या हुआ कि इब्राहिम लोधी स्वयं युद्ध लड़ने नहीं आया, और उन्होंने अपने एक सेनापति मियां माखन को भेज दिया। मियां माखन ने क्या हुआ कि राणा सांगा पर आक्रमण किया, लेकिन उससे सफलता नहीं मिली, और इस युद्ध में भी महाराणा सांगा की जीत हुई। महाराणा सांगा के साथ दो युद्ध हारने के बाद और इब्राहिम लोधी की जो स्थिति है वो पूर्णतः साफ हो गई कि वो एक दुर्बल शासक है, वो अपनी दुर्बलता को नहीं बचा सका। और उसी समय क्या हुआ कि
महाराणा सांगा की जो शक्ति थी वो काफी बड़ी और इब्राहिम लोदी की शक्ति काफी गिरी, और इससे यह साबित हो गया कि इब्राहिम लोदी एक कमजोर शासक है। और उसी समय गजनी के शासक मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। अब एक तो कमजोर था इब्राहिम लोदी, और दूसरा उसी समय क्या हुआ कि बाबर ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। अब बाबर के आक्रमण से क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी से बाबर का संघर्ष जरूरी था, क्योंकि तत्काल समय में इब्राहिम लोदी है तो वो दिल्ली का सुल्तान था। तो बाबर ने सबसे पहले इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ उसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए, और पानीपत का मैदान है वो वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ, और आप जान रहे हैं कि 2 युद्ध हारने के बाद इब्राहिम लोदी की स्थिति तो वैसे ही कमजोर थी, और इस युद्ध में बाबर आसानी पूर्वक जीत गया, और उसे ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। और बाबर ने जीत करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और ये पानीपत का जो युद्ध था ये भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इससे जो 1206 ईस्वी से निरंतर चली आ रही दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी, जो तुर्कों का जो शासन था, उस शासन का अंत हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मुगल वंश की स्थापना कर दी, और इसी के साथ लोधी वंश का जो अध्याय था वो भी समाप्त हो गया। और क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया था, उसे मौत के घाट उतार दिया, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की ये सत्ता का दी एंड हो गया। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में का जो प्रशासन था, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, जो तुर्की सुल्तान थे, वो अपना प्रशासन किस तरह से चलाते थे। उनमें सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो होता था सुल्तान। सुल्तान की जो उपाधि है वो सर्वप्रथम तुर्कों ने धारण की थी, तुर्कों के द्वारा यह उपाधि शुरू की गई थी, और सर्वप्रथम जो उपाधि धारण करने वाला सुल्तान था वह था महमूद गजनवी। गजनवी ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और उसके बाद में उसके जो अनुयायी हुए उन्होंने भी सुल्तान की उपाधि धारण की, और अंतिम सुल्तान जो हुआ वो हुआ था इब्राहिम लोदी। उसके बाद कोई सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में नहीं हुआ। अगला है अमीर। अमीर जो था, अमीरों का एक प्रमुख समूह होता था, और अमीर 2 प्रकार के थे, एक तुर्क अमीर और गैर तुर्क अमीर। अब आपने देखा कि जो इल्तुतमिश था उन्होंने एक अमीरों का एक संगठन बनाया, 40 अमीरों का एक संगठन बनाया, और जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था, और उसके समय में तुर्कों का काफी प्रभाव था। अगला जो है वह मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत के अंतर्गत क्या होता था कि 4 इसके स्तंभ होते थे, और इसमें इसे मंत्री परिषद कहा जाता था। इसमें वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत, ये 4 इसके विभाग थे। और जो वजीर होता था उसे वित्त मंत्री कहा जाता था। इसका कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था, और इसके जो मुख्य कर्मचारी होते थे वो होते थे मुस्तौफी यानी महालेखा परीक्षक, खजीन खजांची, और मजम आधार यानी हिसाब संग्रह करता। ये नाम काफी टफ है, लेकिन इनको याद करना बहुत जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अलग अलग विभागों के अलग अलग अध्यक्ष होते थे। दीवान ए इंसा शाही पत्र व्यवहार का दायित्व, यानी कि सरकारी जो पत्र व्यवहार होता था उसका जो दायित्व होता था वो दीवान ए इंसा होता था, जो डाक विभाग का प्रमुख होता था। फिर दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत जो होता था वो विदेश मंत्री का कार्य करता था, विदेशों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं इस बात का कार्य है वो दीवान ए रियासत नाम का जो अधिकारी होता था वो करता था। फिर सद्र उस सुदूर, ये काफी बार पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि सद्र उस सुदूर कौन था। तो सद्र उस सुदूर जो था
वो दिल्ली सल्तनत में धर्म विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। काजी उल कुजात, काजी उल कुजात नाम का जो अधिकारी होता था वो न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। उसका कार्य न्याय करना होता था, लेकिन न्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई जा सकती थी। न्याय का जो अंतिम जो था वो सुल्तान था। एक था ब्रीद ए मुमालिक जो सूचना विभाग का प्रमुख होता था। इसी के साथ यदि हम देखें तो इन सभी विभागों में जो प्रमुख विभाग था वो था सुल्तान। सुल्तान राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म और सभी मामलों में क्या होता था, सबसे प्रमुख होता था, और उसके द्वारा जो निर्णय किए जाते थे वो सभी प्रकार से अंतिम निर्णय होते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।